अच्छा, स्टडीज हम पढ़ रहे हैं। दो तरह की स्टडीज है हमारे पास। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, दूसरी है एनालिटिकल स्टडी। जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उसे हमने फर्दर दो में डिवाइड किया है। एक है सर्वे क्रॉस सेक्शनल और दूसरा है क्वालिटेटिव केस रिपोर्ट और केस सीरीज। और एनालिटिकल स्टडी में आती है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी और दूसरी है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसे हमने फर्दर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में देखना है। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, उसमें तीन चीजें आ जाती हैं। एक, या तो पैरेलल स्टडी होगी, या फिर क्रॉस ओवर स्टडी होगी, या फिर उसमें फ्रैक्शनल स्टडी होगी। ये सारी स्टडीज किस में आती हैं? रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के अंदर। दूसरी है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी को हमने तीन स्टडीज में डिवाइड किया है। एक है कोहॉर्ट स्टडी, दूसरी है केस कंट्रोल और तीसरी है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब यहाँ पे हमने इन तीनों स्टडीज के बारे में पढ़ना है। कोहॉर्ट, केस कंट्रोल एंड क्रॉस सेक्शनल। और ये तीनों किस में आती हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टडी में। और किसकी डिवीजन है? एनालिटिकल स्टडी की फर्दर डिवीजन है ये। ठीक है। पॉइंट नंबर 561, स्टडी ऑफ पेशेंट विद डिजीज और विदाउट डिजीज टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर इन डिजीज्ड इज केस कंट्रोल। अब केस कंट्रोल को आपने कैसे समझना है? आपके पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी। ग्रुप ए को है डायबिटीज, ग्रुप बी आपके पास बिल्कुल नॉर्मल है। अब दो चीजें आ गई, डिजीज्ड वीएस नॉन डिजीज्ड। दो लोगों का ग्रुप आ गया। एक को डायबिटीज है, दूसरे ग्रुप को डायबिटीज नहीं है। ठीक है। अब इस डिजीज्ड हालत में जब पेशेंट आपके पास आया है तो आपने रिट्रोसेप्टिव चलना है। आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है और देखना है कि पीछे, मतलब पास्ट के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इस ग्रुप को डायबिटीज हो गई और इस ग्रुप को डायबिटीज नहीं डेवलप हुई। रिट्रोसेप्टिव स्टडी करनी है आपने। किसकी टाइप है ये? ऑब्जर्वेशनल स्टडी की टाइप है। कौन सी दो चीजें आप इसमें देख रहे हो? डिजीज वीएस नॉन डिजीज्ड। दो ग्रुप है आपके पास इस वक्त। ग्रुप ए आपके पास डिजीज फॉर्म में है, ग्रुप बी नॉन डिजीज फॉर्म में है। आपने पास्ट में देखना है, उनसे हिस्ट्री लेनी है, उनका सारा बैकअप आपने देखना है कि किस चीज का एक्सपोजर हुआ कि इन लोगों के अंदर डायबिटीज हुई और दूसरे ग्रुप के अंदर डायबिटीज नहीं हुई। ये कौन सी स्टडी है आपकी? केस कंट्रोल स्टडी है। डिजीज वीएस नॉन डिजीज प्लस हिस्ट्री ऑफ रिस्क फैक्टर इज केस कंट्रोल स्टडी। और ये क्या शो कर रही है? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था पास्ट में, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या रिस्क फैक्टर था जिसकी वजह से इस ग्रुप को डायबिटीज हो गई। नेक्स्ट है रिस्क वीएस डिजीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज एंड रिस्क फैक्टर। अब एक ही ग्रुप आपको दिया गया, ठीक है, वो डिजीज्ड ग्रुप है और उसके साथ उसका रिस्क बता दिया गया कि ये उसका रिस्क था। तो ये स्टडी जो है आपके पास क्या होगी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है ये शो करती है व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। अब मैं बताती हूँ, आपके पास एक आया कैंसर का पेशेंट, ठीक है, और वो पेशेंट किसी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था, कोई वहाँ का असिस्टेंट था या समथिंग, ठीक है। अब आपको दो चीज़ें मिल गई हैं, पेशेंट डिजीज फॉर्म में आया आपके पास, दूसरा उसका रिस्क फैक्टर क्या था कि वो किसी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था, उसे बार बार एक्सपोजर था। फर्स्ट करो एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करता था, उसे बार बार एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज था, ठीक है। अब रिस्क भी आपको पता है, डिजीज भी आपको पता है। ये क्या है? ये शो करा रही है व्हाट इज हैपनिंग टू द पेशेंट। और इस स्टडी को क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल स्टडी।
पेशेंट आपके पास किस फॉर्म में आया है? डिजीज की हालत में आया है। एक्सपोज्ड vs नॉन एक्सपोज्ड टू अ रिस्क फैक्टर, ये क्या है? कोहार्ट स्टडी है। और कोहार्ट स्टडी याद रखना हमेशा कौन सी होती है? प्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है। मतलब क्रॉस स्टडी में इन फ्यूचर आपने जाके देखना है कि अच्छा इसे ये डिजीज हो जाएगी। रिस्क फैक्टर आपको पता है। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। दो ग्रुप हैं आपके पास, एक ग्रुप है जो सिगरेट पीता है, दूसरा ग्रुप है जो सिगरेट नहीं पीता। अब दोनों है नॉर्मल हालत में आपके पास ना, उस ग्रुप को डिजीज है ना इस ग्रुप को डिजीज है। बस ये है कि एक ग्रुप के साथ रिस्क फैक्टर है, दूसरे ग्रुप के साथ रिस्क फैक्टर नहीं है। अब आपने उन दोनों ग्रुप्स को ऑब्जर्व करना है। 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आप देखेंगे कि जो सिगरेट पीते हैं उनके अंदर कितना लोग हैं जिन्हें कैंसर हुआ, लंग कैंसर जिन्हें डेवलप हुआ। और जो सिगरेट नहीं पीते उनमें से कितने लोग हैं जिन्हें या तो डिजीज डेवलप नहीं हुई या हुई है, कैंसर वगैरह हुआ है, तो उसकी काज क्या बनी। ये कौन सी स्टडी होगी? आपकी कोहार्ट स्टडी होगी। कोहार्ट स्टडी क्या है? आपकी प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, मतलब आपने फ्यूचर में उसके आउटकम जाके देखने। इसी वजह से कोहार्ट स्टडी इतना ज्यादा नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे का दौरानिया लेती है स्टडी कंप्लीट होने में। नेक्स्ट है कंपेयर द थेराप्यूटिक बेनिफिट ऑफ 2 or more ट्रीटमेंट vs प्लेसिबो क्लिनिकल ट्रायल। अभी तक ये जो स्टडीज हैं आपको समझ आ गई हैं? जी। ठीक है। स्टडी बिटवीन डिजीज एंड नॉन डिजीज एंड लुकिंग इनटू देयर हिस्ट्री फॉर द रिस्क फैक्टर एक्सपोजर। अब देखो उन्होंने दोनों चीजें बता दी हैं कि एक डिजीज है, एक नॉन डिजीज है। अब आपने पास्ट में जाना है। प्रेजेंट में दो ग्रुप आपके पास आ गए, एक डिजीज्ड है, एक नॉन डिजीज्ड है। आपने पास्ट में जाना है, उनकी हिस्ट्री में देखना है कि ऐसा कौन सा रिस्क फैक्टर था कि इस ग्रुप को डिजीज हो गई। इस स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? केस कंट्रोल स्टडी कह रहे हैं। Patient diseased are not studied for risk factor whether they developed the disease or not. इसे क्या कहेंगे? केस कंट्रोल स्टडी ऑफ अ पेशेंट with or without disease to identify the presence of risk factor in disease is cross sectional. Study of patient with or without disease to identify the presence of risk factor. अब देखो एक ही चीज आपने आपको दी हुई है, पेशेंट दिया है और उसमें रिस्क फैक्टर को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा होगा आपके पास? क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। A researcher testing efficacy of penicillin and cephalosporin to streptococcal infection. These drugs are prescribed randomly to two group of the patient A and B. जब याद रखना रेंडमली कोई ड्रग जो है ना आप पेशेंट को देते हैं, तो ये उस ड्रग की स्टडी करने के लिए, तो ये क्या बन जाता है? आपका रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स बन जाता है। एक ग्रुप है उसे आपने पेनिसिलिन दी, दूसरा ग्रुप है उसे आपने सेफलोस्पोरिन दी, ठीक है। तो ये आपने रेंडमली चेंज कर दिया ना, मतलब किसी को कोई ड्रग दे दी, किसी को कोई ड्रग दे दी। अब आपने उसकी एफिकेसी जाननी है, तो ये कौन सी स्टडी होगी? रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होगी। और ये किस में आता है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल? एक्सपेरिमेंटल में है, एनालिटिकल स्टडी की टाइप, लेकिन कहाँ पे आएगी? एक्सपेरिमेंटल में। ऊपर वाली तीन, कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल, वो तीनों किस में आ रही थी? ऑब्जर्वेशनल स्टडी में। ऑब्जर्वेशनल स्टडी की टाइप्स हैं कोहार्ट, केस कंट्रोल एंड क्रॉस सेक्शनल। जबकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या आ रही है? आपका रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आ रहा है। नेक्स्ट है कोहार्ट स्टडी। एक्सपोज्ड vs नॉन एक्सपोज्ड हमें पता है। और ऑड रेशो याद रखना हमेशा आपकी कोहार्ट स्टडी के साथ आती है। ऑड रेशो स्टडी वाज डन ऑन अ वुमन हु यूज्ड टू ड्रिंक alcohol during antenatal care to study the effect of alcohol on the baby weight.
द टाइप ऑफ स्टडी इज, तो ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, मतलब फ्यूचर में। अभी एक बंदी है, वो प्रेग्नेंट है, अल्कोहल ले रही है, अब आप देखेंगे जब वो डिलीवर हो जाएगी फिर ही आपको पता चलेगा ना उसके बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट आया है। तो कौन सी स्टडी हुई ये, ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टिव स्टडी हुई, मतलब फ्यूचर में आपने जाके देखना है। प्रोस्पेक्टिव स्टडी कौन सी है भला, कोहार्ट है कि केस कंट्रोल है? कोहॉर्ट। कोहार्ट स्टडी, जो आपने फ्यूचर में जाके देखना है, प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट है ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्टडी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिजीज इन फ्यूचर इन अ स्पेसिफिक ग्रुप इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, कोहॉर्ट, ये इसकी डेफिनेशन है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिजीज इन फ्यूचर फॉर स्पेसिफिक ग्रुप इन स्पेसिफिक टाइम, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी। अब मैंने आपको तीनों के नाम बता दिए हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में कोहार्ट, केस कंट्रोल और क्रॉस सेक्शनल तीनों आएंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने क्या दिया हुआ है, कोहार्ट स्टडी। कोहार्ट स्टडी इट कैन बी रिट्रोसेप्टिक, रिट्रोसेप्टिक भी हो सकती है। कौन सी, आपकी कोहार्ट स्टडी, मतलब ये नहीं है कि उस वक्त डिजीज फॉर्म में आया है आपके पास पेशेंट, या नॉन डिजीज फॉर्म में आया है और आपने फ्यूचर में जाके देखना है। कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिसकी आपको हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, तो उसका आप रिट्रोसेप्टिव स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कोहार्ट स्टडी होती है वो आपकी प्रोस्पेक्टिव स्टडी में आती है। टू ग्रुप वन with chronic heart disease and associated with risk factor is compared to another group with chronic heart disease but no associate risk factor, what type of study it is। तो कौन सी होगी, देखो एक में वो डिजीज की बात कर रहे हैं, एक में नॉन डिजीज की बात कर रहे हैं, एक में रिस्क फैक्टर है, दूसरे में नहीं है, तो ये क्या है, कोहार्ट स्टडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, क्या है, कोहार्ट स्टडी। A study which is carried out by assembling a group of individuals who have been exposed to medicine, risk factor, and some agent and comparing to the group to control the patient who have not been exposed, followed longitudinally over the time। तो ये क्या होगी आपकी, मैंने आपको कहा कि कोहार्ट स्टडी काफी टाइम लेती है, कोहार्ट स्टडी है ये। A surgeon wished to compare the surgical and dietary treatment of the hemorrhoid. He randomly included 100 hemorrhoid patients for the surgery and 100 for diet group, high fiber diet group. 12 months later, he questioned both groups about the persistence or recurrence of the pain and temperature and inflammation. A significantly higher population of the surgical patient reported symptomatic relief। दिस स्टडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब ये क्या थी, ये ऑब्वियसली आपकी रेंडमाइज, क्योंकि रैंडम पेशेंट थे ना, कुछ पेशेंट को आपने ट्रीट कर दिया क्लिनिकली मेडिसिन से और कुछ पेशेंट को आपने ऑपरेट कर दिया, ठीक है, तो ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। और रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कौन सी टाइप की स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। अच्छा, डेटा फ्रॉम अ स्मॉलर ग्रुप ऑन वन ग्रुप ऑफ पीपल इज कंबाइंड विद डेटा फ्रॉम लार्ज ग्रुप। अब देखो, एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, आपने वहां से डेटा लिया, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आपने वहां से डेटा लिया। अब दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक बहुत छोटा है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये क्या है, मेटा एनालिसिस। दिस टाइप ऑफ डेटा इज मेटा एनालिसिस। A surgeon treat 200 patient of hemorrhoid. He randomly divide the patient into surgically and pharmacologically treated group. After a year, he reassess the patient and find the surgically treated patient to have better outcome. This type of study is called, इसे हम क्या कहते हैं, randomized control trial कहते हैं। In medical research, some doctors comparing two group of the people and checking the relation of a disease विथ इट्स रिस्क फैक्टर, विच टाइप ऑफ स्टडी। तो ये कौन सी होगी आपकी, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होगा। द टाइप ऑफ स्टडी इन्वॉल्व टू रूल आउट द कॉज ऑफ रेयर डिजीज। अब याद रखना,
जब भी रेयर डिजीज का वर्ड आ जाए ना, चुप करके केस कंट्रोल लगाना है। रेयर डिजीजेस ऐसी डिजीजेस हैं जो आप स्टडी नहीं कर सकते इस तरह से, बैठ के सारी के बैठ के आप स्टडी करें, नहीं, वो तो बहुत लंबी चलेंगी। अब कुछ ही लोग होंगे जिनमें ये रेयर डिजीजेस होती हैं, तो ये क्या है आपका रेयर डिजीज के लिए केस और कंट्रोल, एक केस होना चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए, और ये काफी लंबे अरसे तक चलेगी। न्यू एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज गोइंग टू टेस्ट विच टेक्निक। याद रखना, जितनी भी न्यू ड्रग्स आती हैं उससे हम टेस्ट करते हैं बाय सिक्वेंशियल ट्रायल for assessing the risk of smoking for heart disease. 500 coronary heart disease patients were asked if they smoke or not. The 500 healthy friends with a similar age, sex, and socioeconomic background were also asked about their smoking habit. The result revealed that the smoking is a risk factor for coronary heart disease. This is the example of, ये क्या है हमारे पास, case control study. Study was done to determine the importance of the smoking as a risk factor for development of the lung cancer. 500 smoker with the disease and 500 healthy. अब देखो, disease vs non disease आ गया, with risk factor, exposure to risk factor क्या है, smoking. कौन सी स्टडी है, कोहार्ट स्टडी है. A group with chronic heart disease and associated risk factor is compared to another group with chronic heart disease but no associated risk factor. अब देखो, दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप के साथ रिस्क फैक्टर है, दूसरे ग्रुप के साथ रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ये क्या होगा आपका, ये कोहोर्ट होगा। क्यों कोहॉर्ट होगा, दो दो ग्रुप बता रही हूं मैं, एक ग्रुप के साथ रिस्क फैक्टर है, दूसरा ग्रुप जो है उसके साथ रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ये आपका केस और कंट्रोल होगा। एक केस है, एक कंट्रोल है। केस आया डिजीज फॉर्म में और उसे क्या है, उसका रिस्क फैक्टर भी बता दिया है। दूसरा आपके पास कंट्रोल फॉर्म में आया है और उसके पास कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, तो ये क्या होगा, केस और कंट्रोल होगा। Team of professionals for research purpose selected smoker patient and divide a group A and B. After some time, group A people diagnosed with the bronchogenic carcinoma, there are chance of development of carcinoma in other group also. This type of study is, तो ये क्या है हमारे पास, कोहार्ट स्टडी। हमेशा याद रखना, फ्यूचर के लिए हम कौन सी करते हैं, कोहार्ट स्टडी ही करते हैं। Pregnant lady smoker antenatal study done to see the effect on the baby weight, क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिव, या इसे क्या कहेंगे, प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट कहेंगे। Data from smaller study on one group of people is combined with the data from larger study, तो ये क्या हुआ, meta analysis. A therapist has selected a group of 40 smokers for the smoking session therapy. Among 40, he select only 20 smoker for the therapy. After 6 months, he gave an assessment of all 40 smoker. What key component is missing? तो क्या चीज उसमें मिसिंग है, कंस्ट्रक्शन एरर। पॉइंट नंबर है 562, कोरिलेशन ऑफ टू थिंग बाय विच टेस्ट। अब याद रखना, TWO2 हो गया, टू इज टी टेस्ट, टी से टू, टी से टी टेस्ट। चेक डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू ग्रुप, टू ग्रुप से याद रखना टी टेस्ट, टी इज मेंट फॉर टू। कंपेयरिंग द मीन ब्लड प्रेशर बिटवीन मैन एंड वोमेन, अब दो ग्रुप हो गए, एक मैन और एक वोमेन, अब इन दोनों के दरमियान अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, टी टेस्ट हुआ। नेक्स्ट है आपका इनोवा टेस्ट। चेक डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ थ्री आर मोर ग्रुप। थ्री वर्ड, थ्री को आपने कैसे याद रखना है, एन ओ वा, एनोवा को आपने पढ़ना है एन ओ वा, तीन लफ्ज बन गए ना, एक एन, एक ओ और एक वा, ठीक है, एन ओ वा। Example, comparing the mean blood pressure between the member of three different ethnic group। तीन मुख्तलिफ ग्रुप ले लो आप और उनमें यूं कर लो, एक एक डॉक्टर, एक इंजीनियर और एक किसी और प्रोफेशनल, फर्ज करो कोई लॉयर हो गया, इन ये तीनों डिफरेंट हैं,
ठीक है। अगर इन तीनों के दरमियान का आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है तो ये कौन सी स्टडी होगी? एनोवा स्टडी होगी। नेक्स्ट है काई स्क्वायर, check difference between two or more percentage or proportion of categorical outcome, not mean value. C से काई स्केयर, C से कैटागोरिकल। अब याद रखना काई स्केयर इज कैटागोरिकल, C से काई, C से कैटागोरिकल। ठीक है, और हमेशा आपने कैटागोरिकल को प्रेफर करना है। इसके अलावा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हो तो उसके ऊपर भी आपने कैटागोरिकल को प्रेफर करना है। प्रोनाउंस कैटागोरिकल, अब वो क्या कह रहे हैं? काइटीगोरिकल। अब इसे प्रोनाउंस करो, चाई टी गोरिकल से चाई स्केयर या काई स्केयर। एग्जाम्पल, कंपेयरिंग द परसेंटेज ऑफ मेंबर ऑफ 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप हु हैव इसेंशियल हाइपरटेंशन। उसके बाद है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ वे ऑफ मैथमेटिकली सॉर्टिंग आउट which of these variable does include have an impact. It is answer the question which factor matter most, the which can we ignore, how do these factors interact with each other, and how perhaps the most importantly, how certain are we about all these factors. कहना क्या चाह रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस में? वो कह रहे हैं ये आपके हर उस सवाल का जवाब है जिसमें आपने अपना रिजल्ट आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा इसका ये हो सकता है कि कौन सा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है इस स्टडी के ऊपर, या किस फैक्टर को हम इग्नोर कर पा रहे हैं, या फिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपस में इंटरेक्ट करके रिजल्ट हमारे चेंज कर रहे हैं, और परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, हाउ सर्टेन वी अबाउट ऑल दीज फैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास काई स्क्वायर। काई स्क्वायर को आपने हमेशा याद रखना है, जो 2 by 2 टेबल हम बनाते हैं वो काई स्क्वायर ही होता है। द फॉलोइंग टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन रिजल्ट इज एन इन्वेस्टिगेशन आर प्रेजेंट इन 4-fold टेबल आर 2 by 2 कॉन्टिन्यूसली टेबल। मैंने क्या कहा था? 2 by 2 किस में करते हैं? हमेशा काई स्क्वायर में करते हैं। और काई स्क्वायर में डाटा कौन सा होता है? कैटेगोरिकल डाटा होता है। मोस्ट सुटेबल टेस्ट फॉर द कैटेगोरिकल डाटा इज काई स्क्वायर। स्टडी कंपेयरिंग वैल्यू कौन सा है? काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर इज यूज टू मेजर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब देखो दोनों मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि काई स्क्वायर भी हो सकता है, स्टैटिस्टिकल भी, लेकिन अगर दोनों साथ में आए हुए हैं तो किसे चूज करना है? सी से काई स्क्वायर, सी से कैटेगोरिकल। A student want to study relationship between increase in temperature and duration of surgery to evaluate the result. Which statistical test he should apply? तो वो क्या अप्लाई करेगा? रिग्रेशन एनालिसिस को अप्लाई करेगा। स्टडी डन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी एंड टेम्परेचर चेंज, तो ये कौन सी है? रिग्रेशन एनालिसिस है। बाइस स्टडी, बाइस क्या होता है? बाइस मतलब एरर होता है। तो ये बाइस ऑब्जर्वेशनल बाइस भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल बाइस भी हो सकता है। अब मैं फर्ज करो एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मैं सही तरह से वो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रही, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन में कोई मसला आ रहा है, तो ये गलती हो गई ना, एरर आ गया। तो उस स्टडी में एरर आता है, सैंपल एरर को कहते हैं बाइस स्टडी। इन आ स्टडी 40% वुमेन रिसीव hormone replacement therapy and 20% did not. The best way to represent such study is pie chart, जहाँ पे भी परसेंटेज आ जाए, जैसे 40% आ गया, 20% आ गया, वहां पे चुप करके पाई चार्ट लगा देना, कुछ नहीं पढ़ना आगे, परसेंटेज देखो, पाई चार्ट लगा दो। From a population, two group are selected on the age basis and then subgroup assigned randomly for the, अब देखो यहाँ पे अंडरलाइन करो, सब ग्रुप भी उन्होंने बनाए, पहले ग्रुप्स बनाए फिर सब ग्रुप बनाए। तो ये क्या कर दिया उन्होंने? स्ट्रेटिफिकेशंस कर दी। एक तो हो गए हमारे, दो ग्रुप बन गए। अब उन फर्दर दो ग्रुप में फर्स्ट करो, क्लास में हमने दो ग्रुप बनाए, एक बॉयज का एक गर्ल्स का। अब उन गर्ल्स के ग्रुप में फर्दर हमने डिवीजन कर दी, अच्छा ये एनाटमी वाले हैं, ये फिजियो वाले हैं। इस तरह से अगर हमने फर्दर डिवीजन्स कर दी हैं तो वो क्या बन गए? उसके सब ग्रुप बन गए। और इस सैंपल को हम क्या कहेंगे? रेंडमाइज स्ट्रेटिफाइड सैंपल। स्ट्रेटिफाइड क्यों कहा? सब ग्रुप की वजह से। The presence between mean of two group is determined by दो, टू ग्रुप, TWO2, T से टी टेस्ट,
टी टेस्ट इज यूज टू कंपेयर टू कैटेगरीज आर ग्रुप। कैप्लान मैरी कर्व। अब इसे याद रखना, कैप्लान नहीं पढ़ना, कप्तान पढ़ना है। कप्तान मैरी कर्व, ठीक है। कप्तान क्या करता है, किसी भी टीम का कप्तान, वो अपनी टीम के सर्वाइवल के लिए काम कर रहा होता है ना। तो कप्तान से क्या याद रखना है आपने, सर्वाइवल ऑफ पेशेंट। कैप्लान मैरी मैरी कर्व इज सर्वाइवल ऑफ पेशेंट। इन स्टेटिस्टिक्स यूनिवर्स मीन पॉपुलेशन। स्टेटिस्टिक में यूनिवर्स वर्ड का क्या मतलब है, पॉपुलेशन। पॉइंट नंबर है 563। A gynecologist is comparing the efficacy of two different drugs in treating UTI, norfloxacin and amoxicillin, without monitoring the name of these drugs. Group A is given norfloxacin while Group B is given amoxicillin. The type of group is, तो ये क्या होगी, सिंगल ब्लाइंड स्टडी होगी। हमारे पास दो तरह की स्टडीज हैं, एक है सिंगल ब्लाइंड, एक है डबल ब्लाइंड, ठीक है। जो सिंगल ब्लाइंड स्टडी है, इसमें पेशेंट को नहीं पता कि वो किस तरह की ड्रग ले रहा है, उसे नहीं पता। डॉक्टर को पता है कि वो क्या दे रहा है। एक ग्रुप को उसने नॉर्फ्लॉक्सासिन दिया, एक ग्रुप को उसने एम्पिसिलिन दिया या एमॉक्सिसिलिन या वटएवर जो उसने दिया, ठीक है। डॉक्टर को पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ, लेकिन पेशेंट को नहीं पता कि उसने क्या लिया है। तो ये क्या होगी, सिंगल ब्लाइंड स्टडी होगी। इन आ सिंगल ब्लाइंड स्टडी only participants are unaware of which group they are in receiving treatment or control. The researcher conduct the study no। मतलब मैं अगर डॉक्टर हूँ, मुझे किसी ड्रग का पता करना है कि इसकी एफिकेसी कितनी है, तो मुझे पता होगा कि मैं इस पेशेंट को ये ड्रग दे रही हूँ और इस दूसरे पेशेंट को मैं गोल्डन लगा रही हूँ, ठीक है। अब मैं उनके इफेक्ट का इंतजार करूंगी। तो ये कौन सी स्टडी हुई हमारी, सिंगल ब्लाइंड स्टडी हुई। लेकिन अगर डॉक्टर को भी नहीं पता कि वो क्या ड्रग दे रहा है और यूज करने वाले को भी नहीं पता कि वो क्या ड्रग ले रहा है, तो ये क्या होगी आपकी डबल ब्लाइंड। In double blind study, both participant and researcher conducting the study are unaware of which group participant belong to. This is done to minimize bias that could influence how study is conducted or interrupted. बस इतना याद रखो कि सिंगल ब्लाइंड में डॉक्टर को पता होता है कि वो क्या दे रहा है, डबल ब्लाइंड में ना डॉक्टर को पता है ना पेशेंट को पता है, ठीक है। इन स्टेटिस्टिक मोस्ट एक्यूरेट इज सिंगल ब्लाइंड सब्जेक्ट डज नॉट नो वेदर प्लेसिबो, क्या आपने उसे प्लेसिबो दी है या फिर ड्रग दी है। ट्रू अबाउट क्लिनिकल ट्रायल इज सिंगल ब्लाइंड स्टडी ऑब्जेक्ट डज नॉट नो द विच इज प्लेसिबो और ड्रग। Drug known to physician class as A and B given to patient, तो ये क्या है हमारे पास, रेंडमली डॉक्टर ने दिया, उसे पता है कि वो क्या दे रहा है, तो ये क्या हुआ आपका, सिंगल ब्लाइंड स्टडी हुई। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं, सिलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। इसे अंडरलाइन कर लो, बाकी सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं, ये नहीं पढ़ी। इन आ स्टडी, in our study, population was divided into subgroup based on age, and from each subgroup, the sample were taken randomly. Such sampling is known as, इसे हम क्या कहते हैं, stratified random sampling कहते हैं। आगे वही मीन मीडियन मोड का बताया हुआ है जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मीन मीडियन और मोड ये तीनों इक्वल होते हैं। मीन क्या है, इज इक्वल ऑफ सम ऑफ ऑल वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई है उन सबको इकट्ठा करना है, जमा करके उन्हें डिवाइड कर देना है वो जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दी हुई हैं। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू, लेकिन कैसे, आप या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, उसके बाद आपने मिडल वैल्यू, अगर तो होगा आपका ऑड, तो वो तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इसकी है, ठीक है। अगर वहां पे आपके पास दो वैल्यूज इकट्ठी बच रही हैं, तो फिर आपने उन दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपका मीडियन होगा। मिडल वैल्यू ऑफ लिस्ट ऑफ द डेटा व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, बट इफ देयर इज इवन नंबर। अब अगर इवन नंबर हुआ तो क्या करना है, दरमियान वाली दो को जमा करना है और डिवाइडेड बाय 2, तो वो क्या निकल आया आपका, मीडियन। नेक्स्ट है मोड। मोड बता रहा है ना कि वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो
गिवन डाटा में आपके पास होगी वो क्या होगा, मोड होगा। मोस्ट कॉमन वैल्यू, इफ नो नंबर इन द लिस्ट इज रिपीटेड then there is no mode for the list. A study in conducted to on rate on antibiotic of the same effect produced by different pharmacological company and rate of different drug is 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 and 9.0. Which measure of central tendency will be used? तो क्या यूज करना है आपने, वेटेड मीन को यूज करना है। अब मुझे कौन बताएगा सेंट्रल टेंडेंसी में पीछे कौन सी दो चीजें हमने पढ़ी थी। बताओ शाबाश। कल हमने पढ़ा है ना सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें मीडियन मीन और मोड आता है ना। मीन मीडियन मोड, ठीक है। मीन इज क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। आगे है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, मीन एंड इट्स स्टैंडर्ड एरर। इसके साथ का हमने क्या पढ़ा था, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लिमिट, उसमें क्या था, कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ा था और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लिमिट पढ़ा था। हाँ लिमिट के अंदर लिमिट क्या दी पढ़ा था। है ना, तो उसमें वो स्टैंडर्ड एरर के साथ प्लस टी वाली वैल्यू आएगी और गुड, इसमें सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड एरर आएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड एरर के साथ टी वैल्यू अगर आ गई तो वो आपकी लिमिट बन गई। कैसे याद किया था, लिमिट के एंड पे टी आता है तो टी से टी वैल्यू प्लस स्टैंडर्ड एरर, और कॉन्फिडेंस इंटरवल में मीन एंड इट्स स्टैंडर्ड एरर। द बेसिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बेसिक क्या है हमारे पास, वही तीन चीजें जो हमने पढ़ी है, मीन मीडियन मोड। बेसिक मेजर है बाई मॉडल प्रेजेंटेशन, मोड इज यूज्ड एज सेंट्रल टेंडेंसी। Mode is the most common and repeated value in the data. Mean in large sample represent normal distribution. Middle value in the upper and lower limit उसे क्या कहते हैं, median कहते हैं। Most repeated value in statistical data is known as mode. Regarding mean is calculated by totaling the value of observation and dividing by total number of observation. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 565, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। ये क्या होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूड prevention measure to decrease the incidence of disease in unaffected individual। क्या मतलब है इसका, प्राइमरी प्रिवेंशन आप तब करते हैं जब इंडिविजुअल को कुछ नहीं होता, अफेक्टेड नहीं होता इंडिविजुअल, लेकिन वो प्रिवेंट कर रहा होता है कि ये डिजीज मुझे हो ना जाए। फर्स्ट करो, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपनी डाइट हेल्दी डाइट लेते हो, ये क्या है, आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन है, ताकि मैं हाइपरटेंसिव ना हो जाऊं, ताकि मैं डायबिटिक ना हो जाऊं। ठीक है। आगे हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन, फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग द डिजीज अर्ली when it is asymptomatic or mild or implanting measure that can halt or slow disease progression include screening tests that are diagnosed to identify subclinical disease। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपने क्या करना है, देखना है कि डिजीज कौन सी है और उसके लिए आपने टेस्ट कराने हैं ताकि फर्दर ये डिजीज आगे ना बढ़े, हम यहाँ पे इसे कंट्रोल कर सकें। अब इसकी एग्जांपल मैं दूंगी, पैप्समेयर। पैप्समेयर आप कराते हैं, वो कौन सी प्रिवेंशन होगी, आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन होगी, ताकि आप देखें कि यहाँ पे सर्वाइकल एप्लेस या मेटाप्लेसिया या वट एवर कुछ भी हुआ है तो वो फर्दर कार्सिनोमा में ना चला जाए। तो ये क्या है, आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन, डिजीज हो गई पर्सन को, अब आपने उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। टर्शरी प्रिवेंशन में सिर्फ और सिर्फ मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को कम करते हैं। एग्जाम्पल देखो, वहां से समझ आएगी। अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट किस में करते हैं आप, सेकेंडरी प्रिवेंशन में करते हैं।
प्रिवेंशन इन डिजीज प्रोसेस बिफोर अक्रेंस, अभी डिजीज हुई नहीं है, फिर आप प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये प्राइमरी प्रिवेंशन होगा। पैप स्मेयर इज एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है, सेकेंडरी प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन इन टेकिंग पैप स्मेयर ऑफ लेडीज अबव 30 इज कंसीडर्ड एज, मैंने क्या कहा, पैप स्मेयर सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। विटामिन ए किसके लिए देते हैं, मीजल्स के लिए दे रहे होते हैं ना विटामिन ए, given for children for selected population, the method to prevention is known as, ये क्या है, उसकी specific protection। prevention of iron from bacteria in saliva is by किससे करते हैं, lactoferrin से करते हैं, अंडरलाइन करो इसे। prevention of iron from bacteria in saliva by lactoferrin। For prevention of tetanus, what should be given, क्या देना चाहिए, tetanus toxoid। 59-year female with strong family history of ischemic heart disease and breast cancer has come to you for advice regarding osteoporosis prevention. She is concerned after taking that her old classmate suffered fractured neck of femur after trivial trauma. The treatment of choice will be, तो आपने क्या देना है, देखो 59-year female है, प्री मिनोपाजल है कि पोस्ट मिनोपाजल है, पोस्ट मेनोपॉजल। ठीक है। और पोस्ट मेनोपॉजल में हम क्या देते हैं, हमेशा रिलॉक्सिफिन देते हैं, सम्स में रिलॉक्सिफिन। चलें जनाब, आपका ये चैप्टर भी एंड हुआ।